हेलो एवरीवन, यह है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड पार्ट, जहां मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर यूज कर सकते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे जो मेरा पहला वीडियो था, वहां मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में बताया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं और कैसे आप बेल शेप कर्व में एरिया कैलकुलेट करते हो। तो अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको देखना ना भूलिएगा, उसका लिंक आपकी स्क्रीन पे इस वक्त डिस्प्ले हो रहा है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो और किस तरीके से हम उसको अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स के केस के अंदर यूज कर सकते हैं। आइए चलते हैं पावर पॉइंट की तरफ और समझते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे हमारे डेली लाइफ के अंदर अप्लाई किया जा सकता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं क्वालिटी कंट्रोल के अंदर या इंडस्ट्रियल एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। आइए समझते हैं कि कैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट काम करता है। लेकिन इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ कि जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम एरिया की कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास जो जेड स्कोर होता है उसकी वैल्यू निकालनी होती है और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस एक्स बार बाय एस अगर आप सैंपल से डील कर रहे हो। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास एक्स माइनस म्यू बाय स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप पॉपुलेशन से डील कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन को करना। अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन के लिए हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा एन इंटू में पी। एन का मतलब है सैंपल का साइज और पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। और जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी की जो कैलकुलेशन होगी वो हम करने वाले हैं इस फॉर्मूला की हेल्प से। अब प्रैक्टिकली ये कैसे यूज होता है हमारा, आइए हम इसको आगे समझते हैं। देखिए हमेशा हमें याद रखना है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है हम उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और जहाँ पर ये डिवाइडेड होता है वो हमारा जो पॉइंट होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड का जो एरिया है वो 0.5 का होता है और राइट हैंड साइड का एरिया भी 0.5 का होता है और टोटल एरिया का 1 होता है। अब हम कुछ इलस्ट्रेशन लेते हैं और समझते हैं कि कैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज किया जाता है क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उन्होंने सिटी के अंदर 2000 स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो इंस्टॉल की हैं और उसके अंदर जो बल्ब है उसकी जो एवरेज लाइफ है वो 1000 है और स्टैंडर्ड डेविएशन है 200 का। इसका मतलब है कुछ बल्ब 800 आवर्स भी चल सकते हैं और कुछ बल्ब जो है वो 1200 आवर्स भी चल सकते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि कितने बल्ब ऐसे हैं 2000 में से जो 700 घंटे भी नहीं चल पाएंगे, मतलब 700 घंटे से पहले ही क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका मेजर कंसर्न है वो क्या है कि आप ये पता लगाना चाहते हो कि कितने बल्ब ऐसे हैं जो 700 से भी कम चलेंगे और आपको दूसरा दे रखा है जो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स हैं वो कितने हैं 2000। इसका मतलब जो आपके पास एन है, मतलब जो टोटल सैंपल का साइज है वो तो 2000 का है और आपका जो कंसर्न है वो क्या है, 700 घंटे से कम जो चलने वाले बल्ब है उनका पता लगाना। तो वो जो आपका कंसर्न है यहाँ पर उसको आप एक्स से रिप्रेजेंट करोगे, जहाँ जो कि यहाँ पर क्या है 700। आपको एक्स बार दे रखा है 1000, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 200। ये हमने यहाँ पे पुट किया, इसको एक्स लिया 700 माइनस 1000 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 200। ये वैल्यू आ गई हमारी जेड की 1.5, वो भी है माइनस के अंदर। तो पहला काम क्या करेंगे, हम टेबल में जाएंगे और लोकेट करेंगे वैल्यू को। हमने यहाँ पे जेड स्कोर की 1.5 की वैल्यू को लोकेट किया जो कि कितनी आई है 0.4332। क्योंकि वो माइनस की वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, उसको नेगेटिव साइड में मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलेंगे। यहाँ पर एवरेज हमारा क्या था 1000 का, हमने यहाँ पे लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या होगा, एवरेज से कम 700 है और राइट का मतलब क्या होगा, एवरेज से ज़्यादा। अब यहाँ पर हमें क्या पता लगाना है, 700 घंटे से जो कम बल्ब चलते हैं। हमें ये तो पता लग गया कि जो बल्ब 700 से 1000 के बीच में चलते हैं वो कितने हैं, 0.4332, क्योंकि हमने फॉर्मूला पुट किया था 700 माइनस 1000 डिवाइड बाय 200। हमें क्या पता लगाना है, जो बल्ब 700 से भी कम चलते हैं मतलब ये वाला एरिया। तो अगर टोटल एरिया 0.5 होता है और 700 से लेके 1000 घंटे का एरिया 0.4332 है तो 700 से कम वाला क्या होगा, 0.5 में से 0.4332 को लेस कर दिया, दैट इज 0.0668। तो मतलब 700 घंटे से जो कम बल्ब चलने वाले हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, 6.68%। तो टोटल बल्ब कितने थे हमारे पास 2000 और 700 से कम घंटे चलने वाले कितने हैं 0.0668, तो मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 134 बल्ब ऐसे हैं जो 700 घंटे से पहले ही क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी का। हम इसको और भी यूज कर सकते हैं किसी और केस के अंदर। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जहाँ पे 5000 एम्प्लॉइज काम करते हैं और उनकी जो एवरेज इनकम है वो है 6000 और वेरिएशन है 300 की, मतलब कुछ लोगों की इनकम 5700 और कुछ लोगों की 6300, इसके आसपास ही घूमती है, नॉर्मल रेंज हमारे पास ये है। लेकिन हमें ये पता लगाना है कितने एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनकी जो इनकम है वो 5250 से 5800 के बीच में है।
तो अगर हमें ये पता लगाना है तो यहाँ पे हमारे पास दो एक्स आ गए, एक है 5250, एक है 5800। तो पहले पुट करेंगे इसको। हमने 5250 माइनस 6000 डिवाइड बाई 300, ये आ गया माइनस 2.5, ये आ गया जेड स्कोर। और दूसरे केस में हमने क्या लिया 5800 माइनस 6000 डिवाइड बाई 300, ये आ गया माइनस 0.67, ये हमारे पास जेड स्कोर आ गया। अब इसको लोकेट करेंगे हम यहाँ पर। हमने देखा यहाँ पे 2.5 की वैल्यू क्या आ रही है 0.4938, और 0.67 की वैल्यू को देखिए, 0.6 को 7 के सामने देखा 0.2486, ये हमारे पास एरिया निकल कर आ चुका है। अब इसको हम ग्राफ के अंदर लोकेट करते हैं। एवरेज जो इनकम थी वो 6000 थी, और हम निकाल कितनी रहे हैं 5250 से 5800 के बीच में, मतलब दोनों ही मीन से कम है, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएंगे। हमारे पास क्या निकल कर आया 5250 का जो एरिया था, जो कि 2.5 का एरिया था, उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 0.4938, जो हमने टेबल में देखा। और 6000 से 5800 के बीच की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.2486। हमें क्या पता लगाना है, हमने उन लोगों का पता लगाना है जिनकी इनकम 5250 से 5800 के बीच में है, मतलब कि ये वाला एरिया पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे, हम 0.4938 में से 0.2486 को लेस कर देंगे, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी निकल कर आई है वो है 0.2452। टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं हमारे पास 5000, इसको 0.2452 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 1226 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनकी इनकम 5250 से 5800 के बीच में है। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास सेम ऑर्गेनाइजेशन है, 5000 एम्प्लॉयज हैं, हमें एवरेज इनकम दे रखी है भाई 6000, डेविएशन दे रखा है 300 का, और हमें पता लगाना है कितने लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 5650 से 6250 के बीच में है। तो देखिए यहाँ पर हमने पहले पुट किया 5650, फिर पुट किया 6250, हमने जेड स्कोर निकाला -1.16 और 0.83, लोकेट किया वैल्यू को। 1.1 को 6 के सामने लिया तो क्या आया 0.377, और 0.8 को 3 के सामने लिया तो वैल्यू क्या आई 0.2967। अब हमने जैसा देखा था पिछली स्लाइड के अंदर की जो 1.16 था वो माइनस का था, तो हमारे पास जो 6000 है और उससे नीचे की जो इनकम है वो कितनी है 5650, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में आ गई है, और एरिया कितना निकल कर आया था 0.377। और जो 0.83 का एरिया जो कि 6250 हमारी जो हमने एरिया लिया हुआ है, जो 6000 से ज़्यादा है, तो राइट हैंड साइड में आया, और इसका एरिया कितना आया था 0.2967, जिसको हमने भी टेबल के अंदर लोकेट किया था। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें क्या पता लगाना है कि हमारे पास कितने लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 5650 से 6250 के बीच में है, मतलब ये वाला एरिया। तो टोटल एरिया ले लेते हैं हम, क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे 0.377 प्लस 0.2967, जो कि कितना आ गया 0.6737, मतलब 67.37% लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 5650 से 6250 के बीच में है। और टोटल एम्प्लॉयज़ कितने थे हमारे पास 5000, हमने मल्टीप्लाई किया इसको 0.6737 से, मतलब 374 एम्प्लॉयज़ की जो हमारे पास इनकम है वो 5650 से 6250 के बीच में लाई करती है। हमारे पास एक एग्ज़ाम है जहाँ पे 15,000 बच्चे हैं जो अपीयर हो रहे हैं। यहाँ पे जो एवरेज पासिंग मार्क्स हैं वो 49 दे रखे हैं, और उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है मार्क्स का वो 6 का है, मतलब 43 से लेके हमारे पास 55 के बीच में जो मार्क्स है वो वेरी करते हैं। देखिए हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि हमें ये तो एवरेज मार्क्स दे दिए गए 49 और 6 का डेविएशन दे दिया गया, टोटल स्टूडेंट 15,000 दे दिए गए। हमें पता लगाना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग मार्क्स ओवर 55, 55 से ज़्यादा जिन्होंने नंबर लिया हमें उनका पता लगाना है टोटल 15,000 में से। तो देखिए यहाँ पे एक्स क्या हो गया 55, हमने यहाँ पुट किया वैल्यू को 55, मीन की वैल्यू 49, स्टैंडर्ड डेविएशन 6 का ले लिया, हमारे पास जेड स्कोर आ गया 1, 1 को हमने लोकेट किया यहाँ पे, जो कितना निकल कर आया 0.3413। हमने इसको लोकेट किया यहाँ पे। अगर 49 हमारा एवरेज था और 55 जिसके आगे जेड स्कोर वैल्यू क्या आ रही थी 1, 55 क्योंकि 49 से ज़्यादा है तो राइट हैंड साइड में आएगा। यहाँ पर उसका जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 0.3413। हमें क्या पता लगाना है उन बच्चों का जिनके नंबर 55 से भी ज़्यादा आए थे, मतलब 55 से ज़्यादा कौन सा एरिया होगा, ये वाला एरिया। तो टोटल एरिया तो 0.5 का है, और 49 से लेके 55 का एरिया कितना है 0.3413। हमें पता लगाना है 55 से ज़्यादा का, तो क्या करेंगे हम 0.5 में से 0.3413 के एरिया को लेस कर देंगे, तो मतलब 55 से ज़्यादा जो नंबर लेने वाले बच्चे हैं उनकी परसेंटेज कितनी है 15.87। टोटल बच्चे कितने थे हमारे पास 15,000, हमने कैलकुलेट कर लिया इसको 15,000 इंटू में 0.1587, तो हमारे पास 2,380 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 55 से ज़्यादा स्कोर किया है। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से समझिएगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे जेड स्कोर निकाल रहे थे, अब हमारे पास थोड़ा डिफरेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसको देखते हैं कैसे ही काम करता है।
हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन जो है वो गिवन है, वो है 500 और 100। मतलब हमें एक्स बार दे रखा है 500 और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 100। हमें ये कहा गया कि इफ 550 स्टूडेंट्स आर टू बी पास आउट ऑफ 674, टोटल 674 बच्चे थे जिसमें पास कितने हुए 550। हमें ये बताना है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं। मतलब इस बार हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पहले क्या होता था, हमें एक्स गिवन होता था और हम जेड स्कोर निकालते थे। अब वाले केस में क्या है, हमें एक्स की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। तो पहले तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं नॉर्मल। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल 674 स्टूडेंट्स हैं और हमारे पास कितने हुए 550। तो मतलब कि हमारे जो टोटल पास हुए हैं परसेंटेज वो कितनी है 0.816, मतलब 81.6% बच्चे पास हुए। अगर हम नॉर्मल कर्व में 0.816 की बात करें, इसके एरिया कैलकुलेशन की बात करें, तो मैंने आपको बताया था कि जो टोटल एरिया है नॉर्मल कर्व का 1 होता है और उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं 0.5 और 0.5। अगर हम पासिंग की बात कर रहे हैं तो मतलब कि एक तो हमारा राइट हैंड साइड एरिया, क्योंकि जो पॉजिटिव साइड है, पास है तो पॉजिटिव होंगे, मतलब पूरा राइट हैंड साइड एरिया आ गया, मतलब 0.5 जो कि ये आ गया। और लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास कितना एरिया लेना पड़ेगा 0.316 का, क्योंकि अगर हम उसको 0.5 में ऐड करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 0.816 के। मतलब कि नॉर्मल कर्व का राइट हैंड साइड पूरा और लेफ्ट हैंड साइड का ओनली 0.316 तक का एरिया जो है, अगर हम उसको ले लें तो हमारे पास पासिंग वाले बच्चे आ जाएंगे। और जो 0.316 से पीछे का एरिया होगा वो फेलियर का एरिया होगा। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ये z की वैल्यू को देखना है, जो कि हमें यहाँ पर एरिया तो दे रखा है पर z की वैल्यू गिवन नहीं है। तो क्या करेंगे, हम पहले हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल एरिया हमारा राइट हैंड साइड का तो 0.5 का आ ही गया, जो मैं आपको बता रहा था। और हमें क्या कहा गया है, टोटल हमारे पास 0.816 का एरिया है। तो मतलब 0.816 कैसे पूरा करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का कितना एरिया ले लेंगे 0.316 का। तो हमारा टोटल बन गया 0.816। हमें यहाँ पे z स्कोर की वैल्यू को ढूंढना है। अब इसको टेबल में कैसे देखेंगे, ये थोड़ा उल्टा है। पहले हम क्या देखते थे, हमें z की वैल्यू गिवन होती थी और उसके बेसिस पे हम नीचे की वैल्यू देखते थे। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, उल्टा देखना है, हमें इसके अंदर देखना है वैल्यू को। अब इसके अंदर कौन सी वैल्यू देखनी है, हमें इसके अंदर की जो वैल्यू है उसको जो लोकेट करना है, हमें देखनी है वैल्यू ये वाली, देखिए 0.316 का एरिया देखना है। अब 0.316 को आप ढूंढो यहाँ पे, अंदर आप देखोगे कि कोई क्या हमें यहाँ पे कोई 0.316 की वैल्यू गिवन है। और अगर 0.316 की वैल्यू गिवन नहीं है तो जो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू है 0.316 की उसको लोकेट करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे जो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू है 0.316 की वो क्या है 0.3159, इसको हमने ढूंढ लिया। इसके सामने देखो z की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 0.9, तो हमने इसको लोकेट कर लिया। तो इसका मतलब जो हमारी z की वैल्यू 0.316 पे लाई कर रही है वो क्या है 0.9। मैंने माइनस में क्यों लिखा है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। अब हम क्या करेंगे, हमें z की वैल्यू मिल चुकी है 0.9, x हमें पता नहीं है, मीन हमें 500 गिवन था, स्टैंडर्ड डेविएशन 100 दे रखा था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास x की वैल्यू आ गई 410 मार्क्स। हमें क्या पता लग गया, जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो 410 हैं। अगर उससे कम किसी के मार्क्स आए हैं तो वो फेल हो गया, और अगर उससे ज्यादा के मार्क्स है तो वो क्या है, पास हो गया। सो नाउ वी आर डन विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी के साथ मैं अपने थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज को भी कंप्लीट कर रहा हूँ। आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे होंगे। इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।